नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की और साथ ही साथ बात करेंगे पंजाब की भी और साथ ही बात करेंगे राजनीतिक थोड़े से उबाल की। इस समय पर हमारे साथ गुरजीत सिंह औजला साहब मौजूद है। अब मेंबर पार्लियामेंट हैं अमृतसर पंजाब से। आपका स्वागत है औजला जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। औजला साहब, सबसे पहले तो इस इवेंट की ही मैं बात करूंगा क्योंकि इस समय पर हम तीसरे मेवा 2026 इवेंट में है। ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री एक समय था जब आप ही का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमृतसर जी, वो रास्ता था, उसको हम सिल्क रोड कह सकते हैं कि वो सिल्क रोड थी आपकी ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की। अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के रास्ते से काफ़ी ट्रेड जो है वो उस समय पर देखने को मिलता था। अब सिनेरियो चेंज हो गए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चेंज हो गई, रिलेशनशिप्स बदल गए। उसको किस नज़र से देखते हैं? और ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री जो है अमृतसर कभी उसमें लीडर हुआ करता था, अब वो बदल गया, अब वो शिफ्ट हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जियोग्राफिकली अमृतसर है वो बिल्कुल इंडिया के, जब बड़ा देश की आज़ादी से पहले जो इंडिया था, जहाँ जियोग्राफिकली वो सेंटर पॉइंट था, व्यापार का केंद्र था। ठीक है जी। और जो अब आज मेवा 2026 में अब थर्ड जो एक्सपो लगी है यशोभूमि दिल्ली में NDFCI की मदद के साथ, तो मेरे को खुशी है कि उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अमृतसर की ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री से ही हैं। काफ़ी लोग उसमें, चाहे उनके फादर वहाँ काम करते थे, क्योंकि जो एक मार्केट था वो अमृतसर था। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है कंजप्शन की। बिल्कुल ठीक है। जितना ड्राई फ्रूट बाहर से आता है तो सब कंट्री का ध्यान होता है कि इंडिया में जाकर मार्केटिंग की जाए। पहले क्या होता था कि हमारे लोग वहाँ जाके अपनी मार्केटिंग करते थे, मतलब माल खरीदने जाते थे। ठीक है जी। अब ये पहली बार कोशिश हुई है, अब तीसरा ये एक्सपो है 2026, कि हमारे जो यंगस्टर एंटरप्रेन्योरशिप है उन्होंने ये कोशिश की है कि क्यों ना हम इनको यहाँ बुलाएं, क्योंकि बेचना तो उन्होंने, खरीदना हमने। पहले खरीदने वाला बाहर जाता था। बिल्कुल ठीक बात है। तो मार्केट में तो जिसने माल बेचना वो निकलता है। तो सबसे पहले ये मुबारकबाद मैं देता हूँ मेवा के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी उनकी टीम है, कि उन्होंने ये कोशिश बहुत अच्छी की है। इससे एक नया रास्ता खुला है। ठीक है जी। बाहर वालों को भी यहाँ आना आसान होगा और हमारे लोगों को भी माल खरीदना आसान होगा। सब काउंटर लगे हुए हैं। बता रहे थे कि 22 के ज़्यादा देश जो है उन्होंने इसमें शिरकत की है जी। तो एक तो सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी है, हमारे देश के लिए भी कह सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा। जहाँ तक आपने अमृतसर की बात की, अमृतसर ड्राई फ्रूट का केंद्र रहा है, सेंटर पॉइंट रहा है। ड्राई फ्रूट भी, चाय का सेंटर पॉइंट अमृतसर था। चाय असम में बनती थी तो पहले अमृतसर आनी है फिर निकलनी है। ठीक है। जैसे एप्पल है, कश्मीर से पहले अमृतसर आता था फिर निकलता था। लेकिन हुआ क्या, जब पार्टीशन हुई है, पार्टीशन के बाद अमृतसर एक कॉर्नर में हो गया। ठीक है। अब असम से अमृतसर आकर फिर हम वापस इधर को ही आना है, मतलब पूरे देश में निकलना है, चाहे हो चाहे कोई भी मंडी था। जैसे ड्राई फ्रूट भी आप कहते हो, ड्राई फ्रूट जब समय समय से जब पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब होते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है हमारा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नेशन सिक्योरिटी पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। लेकिन उसके लिए हमारा एक हमेशा सरकार के साथ तर्क रहता है कि आप दूसरे पोर्ट से तो खोल देते हो, तो आप इससे क्यों नहीं पोर्ट खोलते? अब देखो, हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की बात कह रहे हैं। हम सबसे एडवांस कंट्रियों में जाने वाले, आने वाले समय में जाने वाले हैं। AI में भी कह लो, अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या हमारे से कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ कि हम सिर्फ ड्राई फ्रूट को ही आने दें और कोई चीज़ ना आए? उसी का बहाना बनाकर कोई दूसरे पोर्टों में जब चला जाता है तो फिर नेचुरली बात है, व्यापारी तो शिफ्ट करेगा ही। लेकिन इसके साथ हमारे अमृतसर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि ये सिल्क रूट खुले। जैसे आपने सिल्क रूट की बात की है, ये सिल्क रूट ईरान तक के लिए, ये पूरे यूरोप तक निकलता है। पहले एक समय था जब कैलकाटा से लंदन तक बस जाती थी। बिल्कुल ठीक बात है। वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो तब तो रोड भी ऐसे नहीं थे, अब तो रोड भी अच्छे बन गए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मशीनरी स्पीड अप हो गई है, तो हाईवे की स्पीड 130-40 हो गई है। तो अब क्यों नहीं वो सब कुछ हो सकता? तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे जियो पॉलिटिक्स बदल रही है कि सब जगह शांति होना चाहिए। व्यापार का जो केंद्र अमृतसर था, देखिए हर तरह का व्यापार वहाँ से ही जाता, क्योंकि वहाँ पूरे देश से वहाँ सामान आता था, वहाँ से आगे अफगानिस्तान तक निकलता। इसके साथ में जुड़े हुए अभी 3-4 और भी मुद्दे हैं। हालांकि मैं अभी सीधा पॉलिटिकल सिनेरियोस की तरफ आता हूँ। जी राम जी
अभी विकसित भारत जीराम जी सरकार ने इंट्रोड्यूस की है और सरकार बता रही है कि 100 दिन की इसके अंदर में पहले गारंटी हुआ करती थी मनरेगा के अंदर, अब 125 दिन की गारंटी है। लेकिन वही जो आपके लीडर्स हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं सभी सरपंचों को, सभी गांव वालों को और मजदूर एसोसिएशंस को कि जी आपकी जो मनरेगा थी उसकी आत्मा की ये हत्या है। उस पे आपको क्या लगता है, क्या 125 दिन की गारंटी जीराम जी जिसका बजट पहले मनरेगा का 88,000 करोड़ का था, अभी 1,51,282 करोड़ का होने जा रहा है इस बजट में 2026 के अंदर में, तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रटेंड किया जा रहा है लोगों के देश के सामने। देखिए, विकसित भारत ग्राम आजीविका रोजगार जो योजना है, मिशन है, ब्रैकेट में दिया ग्रामीण। पहली बात तो ये है कि ये जो 100 दिन की बात कर रहे हैं, 100 दिन से 125 दिन के, उसका आप मैकेनिज्म समझिए। उसकी ये देखो 125 दिन में इन्होंने रेशो क्या रखी है, 60-40। अच्छा, 60% पैसे ये देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट स्टेट देगा। पहले 100 दिन था, तो 100 दिन में सेंटर कितने पे दिन के पैसे देता था? 90 दिन के। 90 दिन, ठीक है। पहले State 90 का और 10 की 10 की रेशो थी। अच्छा, अब 60-40 की रेशो है। तो अब 125 दिन में स्टेट देगा 50 दिन के पैसे, तो इनको कितने दिन के देने पड़ रहे हैं? 75 दिन के। ओके, पहले तो ये गलत पेंट कर रहे हैं, इन्होंने कम किया। दूसरी बात, स्टेट के पास जितने भी स्टेट हैं ऑलमोस्ट उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। ठीक है। स्टेट की जो इकोनॉमिकली स्टेट बहुत वीक है, तो पैसे 40% मैचिंग ग्रांट कहाँ से आएगी? ठीक है। ये गलत बताया जा रहा है। जो पंचायत है, पहले पंचायत का अधिकार था कि वो कौन सा काम करवाना चाहते, कब करवाना चाहते, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो भी इन्होंने जब ये डिसाइड किया कि हम तय करेंगे कौन सा काम होगा, कब होगा। लेकिन उनका तो ये आरोप है पहले तो गड्ढे खोद करके और पैसे रिकवर किए जाते थे। गलत बात है, गलत और बात है। आप पंचायतों को आप गलत नहीं कह सकते। ये सीधा सीधा इल्जाम आप सरपंच को और जो बैकबोन है देश की उसके ऊपर लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर का नहीं है। तो काम कौन करता था? पंचायत। इसका मतलब आप पंचायत के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। हाँ, यदि आपको कोई आपत्ति है तो कानून लाकर उसको ठीक करो ना। आप रोजगार कम क्यों कर दिया? दूसरा, आपने बोला 1,51 करोड़ बजट, रोजगार तो कम हुआ है। पहले भी 100 दिन में महज कुछ स्टेट है 80-70-80% जाते हैं, 40% पर इसे जाता था। 40% अभी भी वैसे ही है हमारे। अब पहला बजट तो अब खर्च पा नहीं रहे एक्सपेंसिव है। अब देश को सिर्फ दिखाने के लिए पता है खर्च तो होना ही नहीं। देश को बता दो, लोगों को बताओ कि 1.5 लाख करोड़ कर रहे हैं, जब वो लगना ही नहीं है। जाओ तो ऐसा करो 125 दिन फ्री करो। अब महात्मा गांधी जी का नाम आपने, भगवान राम सृष्टि का रचा, अब गलत लोगों को जब नाम रख ही दिए, चलो आप माफ की बात, आप 125 दिन फ्री क्यों नहीं करते? आप तो 150 दिन करो। पैसे आप 1 लाख करोड़ कहाँ खर्च करना है? 125 दिन का 100% रोजगार आप दो ना गरीब को। ठीक है। गारंटी करो ना। पहली बात, पहला तो वो रोजगार दिया नहीं जा रहा। 125 दिन में आप 75 दिन आप खुद देना चाहते हो, 50 दिन उसके खाते में डाल रहे हो। प्रदेश मैचिंग ग्रांट देगा नहीं, तो फिर नुकसान किसका होगा एंड पे? जो नीचे काम करने वाला है, जिसको गारंटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी की चेयरमैनशिप में ये कानून लेके आए थे कि जो गरीब लोग हैं वो शहरों में काम करने जा रहे हैं, उनका रहना सहना मुश्किल हो रहा है, वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, इसलिए 100% गारंटी। लेकिन वो कह रही है, सरकार कह रही है कि अगर 7 दिन के अंदर में पैसा नहीं मिला जिसने काम किया है, ठीक है, तो विद इंटरेस्ट उसके ऊपर पर बकायदा इंटरेस्ट भी लगेगा और इंटरेस्ट के साथ में वो पेमेंट होगी। ये गारंटी कौन करेगा? 40% 7 दिन का 3 दिन का काम स्टेट के पैसे आ जाएंगे आपके पास, ये गारंटी कौन करेगा? आप तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है कि स्टेट्स के पास में पैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा जनाब, सारे स्टेट तो लॉस पे हैं। मेजर आप क्या समझते हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन मेजर अगर हम देखें आज की तारीख के अंदर में मेजर स्टेट्स के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही है। देखिए, तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो अपने आप फाइनेंस, देखिए वो होता क्या है, ये नहीं बात होती कि मेरे स्टेट है मैं फंड दे दूंगा। बात क्या होता है, जब सत्ता पक्ष होता है ना,
वो खुद के लोग तकलीफ अपनी नहीं बता पाते। वो उसका मुख्यमंत्री बोलेगा, ये बोलेंगे ये बीजेपी के अगेंस्ट वोट है, एमपी बोलेगा बोलेंगे अगेंस्ट वोट है, लेकिन दर्द जो जमीन का है वो सबके लिए सेम है। हमेशा मुद्दे जो है वो ऑपोजिशन उठाती है, बिल्कुल सत्ता पक्ष नहीं उठा सकता। ठीक है। सत्ता पक्ष का जो एमपी होगा, कोई एमएलए होगा, वो अपनी सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। बोलेगा उसको नोटिस हो जाएगा, पार्टी से बाहर निकाल देंगे, टिकट नहीं देंगे, खत्म कर देंगे उसको। वो डरता बोलता नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष राहुल गांधी जैसा जो बेनिडर लीडर है, ऐसे लोग ही बोल सकते हैं, जो पक्ष के नेता हैं। अभी पंजाब के अंदर में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, भगवंत मान जी की सरकार है वहाँ पर, उनके अगेंस्ट के अंदर में ये प्रोटेस्ट हुआ और बड़ा लंबा प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि हो सकता है कि हो, क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल किए थे सरकार से, उन सवालों का ना तो जवाब मिला और दूसरे जो फार्मर लीडर्स थे उनको उठा करके और अंदर भी कर दिया। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं? क्या लगता है कि अब जो अगला इलेक्शन आने वाला है, जो सर पर है अभी, उसको लेकर के कांग्रेस भी एकदम तैयार है और सिनेरियोस बदलने वाले हैं? 100% कांग्रेस तैयार है इलेक्शन के लिए, पहली बात तो आप समझिए। हाँ। दूसरी जो किसान के संघर्ष की बात कर रहे हैं, देखो आप महज मीडिया में हाइप देकर, मीडिया में इश्तिहार देकर तो सरकार नहीं चलेगी। जो वादा किया वो पूरा करो। इसका मतलब है इन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए हैं ना, तो कोई कटहरे में कौन खड़ा है? सरकार। सरकार बता देना किसान को कि ये मैंने वादा पूरा किया, ये आप गलत कर रहे हो। तो ये जो सरकार चल रही है, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही चल रही है। उसके अलावा जो ज़मीन पे जो हालात है बहुत अलग हैं। किसान को पूछ लीजिए दुखी है, एम्प्लॉई को पूछ लीजिए वो दुखी है, बिजनेसमैन स्टेट छोड़ के भाग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पैसा को इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो मेरे को ये बताओ स्टेट के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? दिल्ली से आम आदमी की लगता है पंजाब से भी जाएगी 100% जाएगी। इस बार? पंजाब इससे एडवांस है दिल्ली से। अब पूछे वो क्यों है? हाँ। क्योंकि पंजाब ने जब भगवंत मान जी पहले सीएम है जो 3 महीने में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लूज कर गए थे लोकसभा की, तो इसको ये समझिए पंजाब बहुत एडवांस है इस बार। एडवांस चल रहा है। चावल का एक बड़ा मुद्दा है आपके अमृतसर के अंदर में, और पेस्टिसाइड, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में पंजाब का जो चावल है उसकी रिजेक्शंस बहुत हैवी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में एक बड़ा सेटबैक है। दूसरा, इस बार प्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी वजह से प्राइसेस भी नीचे चले गए हैं। अगर हम देखें तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट्स के जो राइस मिलर्स हैं वो काफ़ी बर्डन के अंदर आए हैं, प्रेशर के अंदर आए हैं, पैसा नहीं मिल रहा उनका। देखो पेस्टिसाइड की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ। ये हमें ज़मीन पे उतर के काम करना होगा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिव करना होगा। बेसिकली जो स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इतने एक्टिव नहीं है, किसानों को समझा पाए, समय समय पे उनको ऊपर सेमिनार करते हैं, करें, लेकिन वो करते कैसे हैं? जो ट्रेडिशनल 20-50 किसान होने की हर बार फोटो वही होंगे सिर्फ। अब चेक कर लो हरियाणा की भी और पंजाब की। हमें इसका एक चेंज करने की जरूरत है कि ये वर्क कैसे करें। नए नए बच्चों को लेके आना है, स्किल पैदा करनी है। जैसे पंजाब है, पंजाब चावल भी होता है और भी फसलें बहुत होती है। जैसे हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 2, अमृतसर है, मोहाली है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट का काम करते वहाँ? क्यों नहीं डिवर्सिफिकेशन लेके आते? हर बार बात होती है कि डिवर्सिफिकेशन करो। तो जब किसान की आमदन बढ़ेगी तो किसान ये बातें, ये प्रॉब्लम भी कम होगी, क्योंकि वो झाड़ भी ज़्यादा जाता है। क्योंकि अभी बीमारियाँ इतनी बढ़ गई, जैसे आदमी में बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, फसलों में भी बीमारियाँ उतनी तरीके से बढ़ रही हैं। उतना तरीका बीमारियों से लड़ने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो रिसर्च के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करते। रिसर्च के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च हो तो अपने आप ही जो आपके सवाल है इनका हल हो सकता है। अगर गुरजीत जी आने वाले इलेक्शन के बीच के अंदर में चीफ मिनिस्टर होते हैं तो मेरा सवाल ये है, सबसे पहला किसानों के लिए काम क्या है? मेरी बात देखो, ये चीफ मिनिस्टर होना जरूरी नहीं है, हम वैसे भी कर सकते नहीं, बीइंग मैं एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हैं। आइडियोलॉजी देखो, अकेले किसान ही नहीं है, हमें आपके हाथ में अगर कलम आ जाए तो सबसे पहला आपका हस्ताक्षर किस पेपर पे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जितना भी खिता है पंजाब का, जो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कौन फसल कहाँ होती है। उसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग रही है उसको लेके वहाँ आना होगा। एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह देखना होगा। ये नहीं है कि ये पैसे दे दिए, इसको सब्सिडाइज कर दिया, ये नहीं। उसको उसके पाँव पे खड़ा करना है कि वो खुद मुख्तियार हो, उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले। ये सबसे पहले कोई भी सीएम बने, ये नहीं है कि मेरा ही है, लेकिन जो मेरी कोशिश रहेगी, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, कुछ भी हो, मेरी कोशिश जितनी देर में लोग मेरे को ये मौका देते हैं काम करने का, तो मैं इसी के ऊपर फोकस करूँगा कि डिवर्सिफिकेशन के ऊपर हमें निकलना होगा। अब देखो, रशिया है, साउथ अमेरिका से सब्जी लेता है,
तीन घंटे की फ्लाइट है यहाँ, वो 14 घंटे की फ्लाइट से लेकर जाता है, फूल उगाते हैं, तो ये यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। हमें बहुत मतलब एक वास्ट सब्जेक्ट है। अभी आप अकेले इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं आई कैन डू इट, बट अभी समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा। चूंकि पंजाब के अंदर में आने वाला जो समय दिखाई देता है, क्या आपको लगता है कि यार यूथ की कमी पड़ रही है यहाँ पे पंजाब के अंदर में? सभी फॉरेन की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएस का वीज़ा लगवाना चाह रहा है। देखिए, तो यहाँ एग्रीकल्चर कौन संभालेगा? नहीं, एग्रीकल्चर पंजाब का यूथ ही संभालेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब पंजाब के यूथ को हमें जड़ से ठीक करना। देखो, हमें पूरा फोकस गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर देना होगा। जब तक गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं होते, जब तक स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, और जो नीचे पब्लिक स्कूल होते हैं वो भी देखो, वो ठीक है, वो भी अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हो सकती है, कोई MA MEd BA BEd टीचर वहाँ होते हैं। और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लाइक कैम्ब्रिज स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं उनके लेवल का बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे, उसको पढ़ के उसको समझ आए कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है, और काम करने की आदत, स्किल जो है वो स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए, टाइमिंग से ही आनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में आप बदलाव लेकर अभी 8वीं तक बहुत स्टेट है जो बच्चे को फेल ही नहीं करते। देखो, हम पूरे पढ़े लिखे लोग नहीं है, समाज जो है, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, जिसका हम पैरेलल जिसकी कॉपी कर रहे हैं कि वो पूरे देशों ने बच्चों का एग्जाम नहीं लेते, उनके चैलेंजेस नहीं है जो हमारे हैं। तो हमें तो बच्चों को शुरू से ही एक यूनिफॉर्मली तैयार करना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। पहले देखिए, जब पहले था जो 5th क्लास की बोर्ड था, 8th का भी बोर्ड था, हमारे पंजाब में था, अब खत्म कर दिया। 8th तक बच्चा फेल ही नहीं कर रहा, जब 9th में जाता है उसको कुछ पता भी नहीं होता, टीचर भी फ्री हो जाता है कि एग्जाम तो किसी का लेना नहीं है, पास ही करना है। तो ये बातें जो है, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, ताकि यूथ जो है वो समझ सके कि इस धरती में बहुत कैपेसिटी है। साथ में सरकार पॉलिसीज ऐसी लेके आए कि उसको रोजगार मिले, उसको काम करने का ध्यान बढ़े। तो ये इसके ऊपर हमें बहुत, एक जो आपके सवाल है ना, इसके लिए हमें एक लंबी बहस मतलब एक टाइम देना होगा। बिल्कुल, ये एक सब्जेक्ट के ऊपर हम मिनिमम ये हाफ एन आवर बोल सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल, और देयर इज मोर देन 25 सब्जेक्ट जिसको हमें एड्रेस करना होगा, तब जाकर ये पंजाब के हालात ठीक हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं दोबारा जल्द ही आपसे मिलूंगा और इसके ऊपर पे एक ब्रीफ जो डिस्कशन है वो अपन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। तो आप सुन रहे थे, निश्चित तौर के ऊपर पे कभी अमृतसर जो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री के लिए एक सिल्क रोड था, वो दोबारा वो सिल्क रोड के तौर के ऊपर पे इजाद हो सकता है, इसके ऊपर पे काम होगा। और काफ़ी पॉलिटिकली जो है वो जवाब यहाँ पर गुरजीत जी ने बिल्कुल खुले दिल से दिए हैं, और जल्द ही एक विश्लेषण के साथ में दोबारा मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।